आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशीष राठी रिजल्ट गुरु 2.0 पर सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2022 के लिए क्या करने वाले हैं, यानी कि जो 8 जून शिफ्ट थर्ड का पेपर है, जो लास्ट ईयर सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था, उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो कंप्लीट पेपर डिस्कशन होगा। लास्ट ईयर वाला डेट आपको बता दी, 8 जून शिफ्ट थर्ड का पेपर है। तो आप लोग जल्दी से जुड़िएगा और आज के सेशन को देखते हैं। और ये क्लास आप लोगों के लिए अपकमिंग सीएचएसएल की काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं और पहला नंबर सवाल आप लोगों के सामने ये लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, इसको कर लेते हैं। यदि प्रिया और रेनू एक कार्य को 12 घंटे में कर सकती है, अपनी अपनी स्थिर गति से एक साथ काम को करती है, और प्रिया अकेले उस काम को 18 घंटे में कर सकती है, तो रेनू अकेले उस कार्य को कितने घंटे में कर सकती है, ये आप लोगों को बताना है। अगर बात करें प्रिया की और रेनू की, तो दोनों मिलकर 12 घंटे में काम को कर लेती है, और अकेली प्रिया इस काम को 18 घंटे में कर लेती है। 12 और 18 का जो एलसीएम आप लोगों का आता है वो 36 निकल कर आता है, यानी कि जो टोटल वर्क है वो आप लोगों का 36 यूनिट। टोटल जो वर्क है आप लोगों का 36 यूनिट है। तो 12 से 36 आपका 3 बार जाएगा, यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर 3 यूनिट काम को करती है। 18 से 36 2 बार जाएगा, यानी कि प्रिया एक दिन में 2 यूनिट काम को करती है। अगर प्रिया एक दिन में 2 कर रही है, दोनों मिलकर 3 कर रही है, तो रेनू एक दिन में 1 यूनिट काम को करेगी। तो पूछता है कि रेनू अकेले काम को कितने दिन में करेगी। 36 यूनिट काम है, रेनू एक दिन में 1 यूनिट काम को करती है, तो यानी कि 36 दिन में इस कार्य को कर सकती है। यानी पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर है। इस तरीके से कर लोगे, यहां तक सभी को क्लियर है। चलो अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं और उसको करना स्टार्ट करते हैं। ये लीजिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस पर आप लोग आइएगा और इस क्वेश्चन का भी आपको जवाब देना है। चलिए ठीक है। सवाल कुछ इस तरीके से है, निम्नलिखित तालिका एक महानगरीय शहर में 2015 से 2020 की अवधि के लिए 4 निर्माताओं की कारों की बिक्री को दर्शाती है। सभी आंकड़े हजारों में दिए गए हैं। यानी कि एक टेबल दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ए बी सी और डी। 2015 से 2020 तक का डाटा है और ये दिखा रखा भाई, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ए कंपनी है, कंपनी ए 2015 में 44, यानी कि 44,000, 44 का मतलब यहाँ पे 44,000 से 44,000 कार की क्या करती है, बिक्री करती है। मैन्युफैक्चरिंग बी 2015 में 40,000 कार की बिक्री करती है। सी कंपनी 36,000 की बिक्री करती है, डी कंपनी 48,000 की। ऐसे 16, 17, 18, 19, 20 का आपको डाटा दिया गया है। अब आगे बोल रहा है कि व्हाट आर द टोटल सेल्स ऑफ कार ऑफ द 4 मैन्युफैक्चरर्स अंडर कंसिडरेशन इन द सिटी इन द एंटायर पीरियड ऑफ 6 ईयर फ्रॉम 2015 टू 2020। यानी कि आपको टोटल 2015 से 2020 तक सभी चारों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा टोटल बेची गई कारों की संख्या को निकालना है। करें, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सिंपल ऐड करना है। अगर मैं 2015 में देखूं तो चारों कंपनी कितना बेचती है, यहां पे पता लग जाएगा। तो इसको ऐड करूंगा, यानी कि 44 को कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 44 है, 40 है, 36 और 48। तो ऐड करने का तरीका, पहले 44 में 36 जोड़ दो तो 80 आ जाएगा। 80 और 40 कितना होता है, 120। 120 में 48 जोड़ दूंगा तो 168। 168 आ गया। 1000 बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, सबको जोड़ के 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2016 में चारों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की टोटल सेल को देख लेते हैं यहाँ पे। अब इसको पहले 40 ले लो, 40 40 80। 80 और 40 कितना होता है, 120। इसको भी पूरा 40 ले लो, 160 है ना, 160। 8 1 9, 9 और 4 13। 160 और 13 कितना होता है, 173 होता है। जबकि यहाँ पर 40 से 2 कम था, तो 173 से 2 कम कर दूंगा तो 171 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गई। आगे देखते हैं। 40 दूनी 80, 40 से 120, 40 चौका 160। तो 7 और 1 8 4 12, 160 और 12 आप लोगों का कितना निकल कर आता है, यानी कि 172 आता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 50 50 100 और 40 40 80। 100 और 80 कितना होता है, 180। और 1 और 2 3 और 2 5, यानी कि 185 आपका यहाँ पर आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं। 50 और 40 90। 90 और 80 कितना होता है आप लोगों का, यानी 170। 170 2 2 4 4 8, 8 और 2 10, 170, यानी कि 180 आपका यहाँ से आ गया। आगे देख लेते हैं।
50 और 40 90, 90 और 90 180, 180 1 और 3 4 और 3 7, 187 यार। तो इन सबको भी अब मैं जोड़ लेता हूँ। कैसे जोड़ूंगा, यहां से लूंगा 160 और 170 और 170, 17 दूनी 34 और 160 आप लोगों का कितना होता है, यानी कि 500 आ जाएगा। और 180 180 180 तीन बार है, तो 18 3 54, यानी कि 1040 आ गया। तो 1040 आ गया, है ना। अब प्लस, ध्यान से देखिएगा, 8 यहां पर ज्यादा है 60 से, एक ये बच गया था, 8 1 9, 2 11, 11 5 16, 16 और 7 कितना होता है आपका 23 होता है। यानी कि टोटल आप लोगों का निकल कर आ गया 1063। 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 3 जीरो चिपका दूंगा। तो टोटल इतनी कारों की क्या हुई है, बिक्री हुई है। किस ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, पहला नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, यानी कि चारों ऑप्शन आपको नहीं दे रखे। तो इसका मतलब चारों ऑप्शन गलत है। सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का निकल कर आ जाएगा कितना, ये आपका इतना निकल कर आएगा 1063,003, तीन बार जीरो, यानी कि इतनी कारों की आप लोगों की बिक्री कर लोगे इस तरीके से, ठीक है ना। यानी कि 10,63,हजार कारों की बिक्री हुई है ना। ऑप्शन गलत दे रखे हैं तो गलत ऑप्शन भी एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। गलत अगर ऑप्शन दे रखे तो इस क्वेश्चन का नंबर सभी विद्यार्थियों को दिए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के सामने है, इसको एक बार आप लोग जल्दी से करके बताइएगा। देखो सवाल में बोल रखा कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3, देन द वैल्यू ऑफ कोसैक थीटा प्लस 30 की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। देखो sec स्क्वायर थीटा 4/3 है, तो यहां से लिख दूंगा कि sec थीटा इक्वल टू 2/√3। इसको उल्टा कर दूं अगर, तो cos थीटा आपका निकल कर आएगा √3/2 आ जाएगा। और cos थीटा में √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि बेटा ये आपका आता है थीटा बराबर 30 पर, थीटा बराबर 30 आता है ना। तो यहां पर इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, यानी कि कोसैक कोसैक 60 कितना होता है बेटा, तो कोसैक 60 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है √3/2, और कोसैक 60 आप लोगों का कितना हो जाएगा 2/√3। तो जवाब क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर है। थीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, तो कोसैक 60 की वैल्यू आप लोगों की निकल कर आ जाएगी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने है। जल्दी से आप लोग आइएगा और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखो सवाल दे रखा कि इफ पी एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x+2 एंड x-2, है ना, देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि इस इक्वेशन में, यानी कि पी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस क्यू, एक बार तो इसमें रखना है x+2 इक्वल टू 0, जो कि x बराबर -2 यहाँ पे पुट कर दो। अगर x बराबर -2 यहाँ पर मैं अगर पुट करूंगा तो बात को समझना है, तो -2 की पावर 3 यानी कि -8p, माइनस का 8p, -2 की पावर 2 यानी कि प्लस का 4 आएगा, माइनस का कितना आएगा 6 आएगा, और प्लस का q आ जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन जो मेरी यहाँ से बनेगी, इसको एक बार आप लोग समझिएगा। यानी कि यहाँ से जो इक्वेशन बन रही है इसको सॉल्व कर लेते हैं, -8p और प्लस का q और इक्वल टू 2, तो माइनस इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है ना। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन, यानी अगर यहीं पर मैं रख दूं x-2 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 2 पुट कर दूंगा। तो अगर x बराबर 2 यहाँ पर पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 8p आ जाएगा यहाँ पे मेरे भाई, है ना। यहाँ पे 2 रख दूंगा, यानी कि आपका 4 आएगा, और प्लस का कितना आएगा 3 दूनी 6 आएगा, और प्लस का q इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये मेरी बनेगी 8p, कितनी बनेगी प्लस का q बनेगी, और इक्वल टू माइनस का 10। तो इस बात को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो डायरेक्ट मैं इस बात को यहाँ पे लिख दूंगा, यानी कि 8p लिख दूंगा यहाँ पे, प्लस का q लिख दूंगा यहाँ पे, और इक्वल टू -10 लिख दूंगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। इसको मिटा देता हूँ, कि कोई जरूरत आप लोगों को अब यहाँ पर नहीं रहेगी, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब सोल्व करने में एक बार अगर पहली और दूसरी को जोड़ दो तो ये कट जाएगा, तो 2q इक्वल टू -8, यानी कि q बराबर -4 आपका आ जाएगा, q बराबर -4 आ जाएगा। अब देखो इस पहली वाली इक्वेशन से q बराबर -4 है, माइनस का 8p, है ना, -4 को इस तरफ ले जाऊंगा तो आपका 6 आ जाएगा, यानी कि p की वैल्यू आपकी 3/4 आएगी, वो भी माइनस की। तो p की वैल्यू तो माइनस का 3/4 और q बराबर -4,
तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें दोनों वैल्यू आप लोगों की माइनस की आ रही है। P इक्वल टू -3/4 एंड Q इक्वल टू -4, यानी कि फोर्थ दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? जल्दी एक बार आप लोग बताइएगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा, सभी को क्लियर है ना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल है, ये आप लोगों का डीआई का सवाल है, इसको भी एक बार हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि द फॉलोइंग पाई चार्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 36 मार्बल्स among 3 persons, the number of the marbles that माधुरी has is, यानी कि 36 मार्बल्स को 3 लोगों के बीच में बांट दिया गया है, तो माधुरी को कितने मार्बल्स मिलेंगे ये आप लोगों को बताना है। देखो माधुरी का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, और ये पूरा जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 36 है। माधुरी को कितना मिल रहा है? 180 डिग्री, यानी कि इसका आधा मिल रहा है माधुरी को, तो इसके आधे ही मार्बल माधुरी को मिलेंगे। 180 डिग्री इक्वल टू 18, तो दैट मीन्स कि माधुरी को यहाँ पर 18 मार्बल मिलेंगे, यानी ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? कर लोगे ना भाई? ये बड़ा आसान सवाल था डीआई का क्वेश्चन, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आ चुका डीआई का, कंटिन्यूअस तीसरा सवाल। 3 सवाल आते हैं भाई डीआई के आपके ना, 25 में 3 सवाल सीएचएसएल में डीआई के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो प्यारे दोस्तों इस सवाल को एक बार देखिएगा। चलो देखते हैं। दी गई तालिका का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। If at least 60% marks in B and C are required for pursuing postdoc in B, how many students in the total will be eligible to pursuing higher studies in B and C? यानी कि हायर स्टडीज के लिए बी एंड सी में 60% से ज्यादा नंबर होने जरूरी है। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने बी और सी में 60% से ज्यादा अधिक नंबरों को प्राप्त करा है। तो बेटा बी यहां पर है और सी यहां पर है, तो 60% से ज्यादा जो प्राप्त कर रहे हैं वो यहां पर है स्टूडेंट्स। बी में 20 है, सी में 26 है, तो टोटल ऐसे 46 स्टूडेंट्स है जिन्होंने 60% से अधिक नंबरों को प्राप्त करा है। आसान था ये सवाल भी भाई, बड़ा आसान था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इस पर एक बार आइएगा। क्लियर बेटा? इस पर आप लोग एक बार जल्दी आइएगा। कह रहे कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन बताना है। इसका क्या बताना है? घन का आयतन आप लोगों को बताना है, घन का आयतन बताना है। बात समझ में आ रही है? तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है आपका बेटा 6a²। ठीक है, ये दे रखा आपका 726 इक्वल टू 6a²। है कम 6 6 दूनी 12, एक आ गया, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 121, ए बराबर आपका 11 आ जाएगा। और घन का जो आयतन होता है यानी कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है बेटा? ए क्यूब होता है, तो यानी कि 11 का क्यूब, तो जवाब आएगा आपका 1331 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा? 1331 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो बड़ा आसान सवाल है, कर लोगे इस तरीके से, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजिली आप लोग कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन, ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8, इस पर आप लोग आ जाइएगा, इसको देखिएगा। इफ ए नंबर, ये आपको दे दिया, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 88, देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। एक संख्या है, ये आपकी 88 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 88 से डिविजिबल है तो इसके फैक्टर यानी कि 11 गुणा 8 से भी डिविजिबल। अगर कोई नंबर बेटा मान लो कि 8 से डिविजिबल है, तो उस नंबर की आखिरी की 3 डिजिट्स 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो इसकी आखिरी की 3 डिजिट देख लेता हूं, है ना, 3 डिजिट देख लेता हूं। अब देखो यहां पर जो ऑप्शन दे रखे, ये पी की वैल्यू है, ये क्यू, ये सभी क्यू की, ये सभी पी। अब जो 8 से डिविजिबल होगा, 2 या 3 में से कोई एक वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे अगर 233 रख दो तो नहीं कटेगा, अगर 232 रख दो तो कटेगा ना? हाँ, तो यानी कि यहाँ पर क्यू की बजाय आ जाएगा आप लोगों का 2, 2 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन तो कट गया, ऑप्शन नंबर, है ना, क्यू की जगह 2 आएगा। अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा, ये भी आप लोग देख लो, 11 की डिविजन, ऑल्टरनेट का सम, 2 और 2 4, है ना, 4 में पी जोड़ दूंगा यानी कि 4 प्लस पी, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 3 और 3 6 और 7 13 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल बनना चाहिए, ठीक है ना? अब यहाँ पर देख लेते हैं, पी की वैल्यू क्या रखूं, या तो 0 बन जाए, 11 का मल्टीपल बन जाए।
तो आप कहोगे सर p बराबर 9 रख लो, है ना, 9 4 13, 13 में से 13 गया तो 0 आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। इज इक्वल टू 9 और q इक्वल टू 2, दैट मीन्स डी, दिस विल बी द राइट आंसर। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे कर सकते हो आप लोग, है ना। इसके लिए आपको सिर्फ दो डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस संख्या की आखिरी की 3 डिजिट्स आपकी 8 से डिविजिबल है तो संपूर्ण संख्या 8 से डिविजिबल होती। और 11 की डिविजिबिलिटी रूल होता है कि ऑल्टरनेट का सम का, ऑल्टरनेट नंबर्स का सम का जो डिफरेंस है या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वह संख्या भी 11 से डिविजिबल होती है। समझ आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन का, इस पर आप लोग आइएगा, इसको देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया, ए और बी की वैल्यू दे दी, बी और सी की दे दी, ए बी सी आपसे पूछता है तो यहीं पे निकाल दूंगा, यानी कि ए अनुपात बी दे दिया 2:5, यहाँ पे आपको बी अनुपात सी दे दिया यानी कि 3:4। आपको क्या निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। 2 3 6 आएगा, 3 5 15 आपका आएगा, 4 5 20 आपका आ जाएगा। आंसर आपका निकल कर आएगा 6 15 और 20 ऑप्शन। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 पर आप लोग आइएगा, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे कि 13 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ के जो विकर्ण की लंबाई होती है वो क्या होती है, लंबाई का स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, आप ध्यान से देखिएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ लेंगे 169 में अगर 49 जोड़ेंगे तो 218 और 9 यानी 227। जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये भी आसान है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये बड़ा सा दिख रहा है सवाल भाई, चलो कोई नहीं, धीरे से पढ़ेंगे, समझाएंगे फिर आपको बहुत प्यार से, है ना, ध्यान से देखना है बोर्ड की तरफ। अब सवाल में क्या बोल रहा है, यदि एक थैले में चीनी की आधी मात्रा को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो थैले में चीनी की मात्रा के 1/4 भाग को 16% के लाभ पर बेचा जाता है, और थैले में शेष चीनी को कितने मूल्य पर बेचा जाए कि 24% का लाभ हो। तो बैग में सभी चीनी की बेचने पर प्राप्त कुल लाभ, तो पूरी चीनी को बेचने पर 90 रुपए का लाभ होता है, तो बैग में चीनी की पूरी मात्रा का लागत मूल्य क्या था, है ना। तो टोटल चीनी मान लेता हूं कि 100 है ना। अब 100 में से क्या क्या हुआ इसको ध्यान से समझिएगा। 100 में से जो आधा भाग है यानी कि 50 भाग, 100 का आधा भाग कितना हो गया 50 भाग, इसको बेचा जा रहा है कितने में 20% के प्रॉफिट पर, यानी कि 10 का प्रॉफिट हो रहा है तो 60 पर बेचा जा रहा है। क्लियर है, 60 पर बेचा जा रहा है। ये आपका क्या है कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस। आप कह रहे हैं कि 100 का 1/4, है ना, यही तो बोल रहा है ना। तो थैले में चीनी की एक मात्रा का 1/4 यानी कि 100 का 1/4 25 भाग, तो 25 भाग को बेचा जा रहा है 16% के लाभ पर। बेटा इसका 16% कितना होता है, 25 का जो 10% है वो आपका होता है 2.5 और 1% होता है 0.25, 6% कितना आएगा 1.5। ये तो आपका 6% की वैल्यू आ गई या आपकी 10% की वैल्यू आ गई, तो टोटल अगर इनको जोड़ूंगा तो आपका 4 आ गया, 4 निकल कर आएगा यानी कि 29 आपका निकल कर आ गया। ठीक है ना, अब आप लोगों का क्या बचा, अब 25 भाग है आप लोगों का बचा, जबकि सवाल में बोलता है कि टोटल 24% का प्रॉफिट कमाता है। 10 का यहाँ पे कमाया और 4 का यहाँ पे, 14 का कमा लिया, 14 का कमा लिया, तो इसका मतलब 10 का प्रॉफिट यहाँ पे कमाता है, तो इसको बचे हुए भाग को 35 में। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से 10, देखो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया इस तरीके से, 10 यहाँ पर हो गया, 4 यहाँ पर, 14 और 10 24, यानी कि 24 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। सवाल में क्या बोल रहा है भाई साहब, 24 यूनिट जो आप लोगों की यहाँ पर दे रखी है वो आप लोगों के कितने 90 रुपए के बराबर है। तो आपको लागत मूल्य यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू को निकालना है, तो कितना निकलेगा 90/24 और गुणा 100, 4 6 24, 4 से आपका 25 बार जाएगा, है ना, 4 से आपका कितनी बार चला जाएगा, या आपका 25 बार चला जाएगा। ठीक है ना, और 6 से 15 बार जाएगा, 15 गुणा 25, तो आप लोगों का निकल कर देखो 25 धाम 250, 25 पंजे 125, 250 और 125 होता है 375। ठीक है, यही आ रहा ना, 4 6 24, 4 से 25 बार गया,
6 से 90 आप लोगों का इतनी बार चलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ पे। थैले में शेष चीनी को कितनी मूल्य पर बेचा जाता है? 24% का लाभ, और बैग में सभी चीनी पर बेचने पर कुल 90 रुपए का लाभ होता है। अच्छा, कह रहा है कि एंड द रिमेनिंग शुगर द बैग वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 24%। ओके, सवाल में ये बोल रहा है कि जो तीसरी चीनी है, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगी यहाँ पे। जो तीसरी चीनी है ना, उसको 24% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। एक बार इंग्लिश में और अच्छे से लिखा गया है, यानी कि इसको बेचा जा रहा 24% के प्रॉफिट पर, ठीक है ना। तो 25 का 24%, 25 का 10%, 2.5, 20%, 5, और 4% हो जाएगा 1, यानी कि 6 का प्रॉफिट यहां पर हो रहा है, इसको 31 पर बेचा जा रहा है ना। अब आपसे सवाल में पता है क्या पूछ रहा है कि टोटल 90 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी कि 10 का यहाँ पे 10 और 4 14 और 6 20, यानी कि टोटल 20 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 यूनिट बराबर 90 रुपीज के बराबर है। तो लागत मूल्य यानी कि 100 यूनिट आपको निकालना है। तो ये आपका कितने का मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है। 5 की गुणा यहां पर करूंगा तो यानी कि 450 रुपये। तो लागत मूल्य आपका 450 आएगा भाई। इस तरीके से मैं दोबारा सवाल को बता देता हूँ। सवाल कुछ इस तरीके से था कि एक चीनी के थैले में आधी चीनी को 20% के प्रॉफिट पर, और टोटल का 1/4 चीनी को 16% के लाभ पर, और फिर जो बची है उसको 24% के लाभ पर बेचा जाता है। कुल मिलाकर 90 रुपए का लाभ होता है। आपसे पूछता है चीनी की लागत मूल्य कितनी थी। तो मैंने क्या करा इस सवाल में, मैंने टोटल चीनी को मान लिया कि 100 यूनिट है चीनी। 100 का आधा भाग यानी कि 50 यूनिट, इसको 20% के लाभ पर बेचूंगा, यानी कि 50 का 20% 10 यूनिट होता है। 50 की वस्तु को 10 के प्रॉफिट 60 पर बेचूंगा। क्लियर? चलिए, अब टोटल का 1/4 कितना होता है? 25। अब 25 को बेचा जाता है 16% के लाभ पर, 25 का 16% निकालना बताया है, 4 होता है, यानी 25 की वस्तु को 29 पर बेचा जा रहा है। अब देखो 50 और 25, 75 बिक गया, बचा कितना? 25 भाग बचा। अब 25 भाग को 24% के लाभ पर बेचा जाता है। अब 25 का 24% लाभ होता है 6 यूनिट, यानी 25 की वस्तु को 6 यानी कि 31 पर बेचा जा रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? अब 10 का यहां पर हुआ, 4 का यहां पर, 6 का यहां पर, टोटल 20 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 20 यूनिट का प्रॉफिट। सवाल में बोलता है कि 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 20 यूनिट्स इज इक्वल टू 90 रुपीज के बराबर। आपको लागत मूल्य निकालना है, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा? 20 में 5 की गुणा करूंगा 100, 90 में 5 की गुणा करूंगा 450, यानी कि 450 रुपए का लाभ होगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ पहला ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को ना, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, इसको आप लोग देखिए। यदि 28 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई क्या होगी? आप लोगों को बताना है। तो जब दो सर्कल, यानी कि इस तरीके से दो सर्कल है, अगर बाहर से स्पर्श करते हैं तो इस रेखा की लंबाई बतानी है। तो उभयनिष्ठ रेखा की जो लंबाई होती है स्क्वायर रूट के अंदर 4 इंटू रेडियस 1 और इंटू रेडियस 2 के बराबर होती है। डायरेक्ट रख देना है आपको। तो 4 गुणा R1 कितना है आपका? 28 है। R2 आप लोगों का 18 है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, ये बात मानते हो आप लोग? आप देखिएगा कितना आ जाएगा आपका निकल कर, 18 चौक 72, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 28 गुणा 72, है ना। यहाँ पर मैं निकाल लूंगा, 8 दूनी 16 का 6, तो 1 बच गया। 8 सती 56, 2 दूनी 4, 56 4 60 और 1 61 का 1, तो 6 बच गया। 2 सते 14 और 6 20 आ गया, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 2016 आ गया। जबकि आपको पता है 2025 किसका स्क्वायर रूट होता है? आपका 45 का होता है। ये वैल्यू आपको पता है, तो इसका मतलब 45 से मामूली सा ही कम आपका आंसर होगा। और 45 से जो मामूली सा कम आंसर जो जाएगा वो आपका जाएगा 44.90 अप्रोक्सीमेशन में, है ना। ये ध्यान देना है कि दशमलव तक सही दीजिएगा, यानी कि 2 दशमलव तक आपको आंसर सही देना है। ठीक है ना, 2 दशमलव तक आप लोगों को आंसर ठीक देना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। अब कई सारे बच्चे कहेंगे कि सर 44.12 आंसर क्यों नहीं हुआ? अब देखो, आप मुझे बताइएगा कि 44 का स्क्वायर कितना होता है। तो हम लोग 44 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 चौक 16, एक बच गया, 4 दूनी 8 दूनी 16, एक 17 का 7, एक बच गया, 4 चौक 16, है ना। यानी कि 44 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे कितना होता है? 4 चौक 16, एक बच गया, 4 चौक
4 चौक 16 दूनी 32 और एक 33 का 3, 4 चौक 16 का एक कैरी बच गया, है ना। 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, 33 का 3, तो 3 बच गया। 4 चौक 16 और 3, यानी कि बेटा यहाँ पर हमें पता लगा, बेटा जो आपका 44 का स्क्वायर होता है वो आपका 1936 होता है, जबकि 45 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 2025 के बराबर होता है ना। तो आप मुझे देखिएगा, मेरे पास यहाँ पर 2016 है, तो ये 1936 के करीब है 2025 के। तो आप कहोगे सर जी 2016 2025 के ज्यादा करीब है, यानी कि जो आंसर आएगा वो 45 के ज्यादा करीब आएगा, 45 के ज्यादा करीब। तो 45 के ज्यादा करीब 44.90 होता है, 44.12 होता है। आप कहोगे सर जी 44.90 होता है, यानी कि जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, इस तरीके से कर लोगे। चलिए, तो ऐसे आपको जवाब देना होता है। क्लियर है बेटा, ये अप्रोक्सीमेशन में आंसर है, तो गलत मत कर देना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 13th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इस पर आप लोग आइएगा जल्दी से। कह रहे कि 75% दूध और पानी के मिश्रण के 300 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि यह 45% दूध और पानी का मिश्रण बन जाए। ठीक है ना। स्टार्टिंग में मिल्क और जो वाटर है उसमें 75% तो दूध है, यानी कि 3 भाग दूध है, 1 भाग क्या है, पानी है। आप कह रहे हैं कि इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, यही 45% दूध बन जाए। दूध 45 बन जाए तो वाटर कितना बनेगा, 55। ये 9 बार जाएगा, या आपका 11 बार, है ना। ये परसेंटेज में आपको दे रखा था। पहले 75% था तो 25% पानी था, तो यानी कि 3 और 1 का अनुपात था। अब 45% मिल्क है और 55% पानी है, तो यानी कि 9 और 11 का अनुपात आपको दे रखा। अब सवाल में ये बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। अगर मैं यहाँ पर पानी को मिलाऊंगा, इसका मतलब दूध को बराबर करूंगा, तो दूध को बराबर करूंगा, ऊपर दूध 3 है नीचे 9 है, इसको बराबर करूंगा ऊपर 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, यानी कि जो रेशियो आपका निकल कर आएगा, इस 3 की इधर गुणा कर दूंगा तो आपका निकल कर आएगा, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो निकल कर आएगा 9:3 आ जाएगा, और नीचे 9:11 आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है बात। 9:3 और 9:11 आ गया। क्लियर जी। कह रहा है कि 300 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाया जाए। स्टार्टिंग में जो एक क्वांटिटी है, ये कितनी यूनिट है आप लोगों की, 12 यूनिट है। इसकी जो वैल्यू है वो 300 मिलीलीटर के बराबर है ना। कितना पानी मिलाया जा रहा, 3 से 11 यानी कि 8 मिलाया जा रहा। अगर 12 बराबर 300 है, अगर 12 बराबर 300 मिलीलीटर है, ठीक है ना, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 बटे 12 गुणा 8। 4 दूनी 8, 4 ते 12, 3 से 100 बार जाएगा, 100 गुणा 2 यानी कि 200 मिलीलीटर आप लोगों का यहाँ पर मिलाया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 200 मिलीलीटर पानी को अगर आप मिलाओगे तो आप लोगों के मिश्रण में 45% दूध और 55% पानी हो जाएगा। तो जवाब इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी जा रहा है। ऑल राइट, क्लियर, सभी को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, ये आप लोग देखिए। एक कमीज का जो मार्क प्राइस है वो 1200 रुपए है, 25% और 20% की कार्मिक छूट दी जाती है, तो सेलिंग प्राइस आपको बताना है। देखो 1200 रुपए है मार्क प्राइस, पहले 25% का डिस्काउंट दिया गया, कितना होता है, यानी कि 10% 120, 20% 240, 25% 300। 300 रुपए का डिस्काउंट दिया गया तो 900 बन गया। फिर इस पे 20% का डिस्काउंट दिया गया, 180 रुपए कम हो गया, तो यानी कि आपका निकल कर आएगा 720 रुपए सेलिंग प्राइस। कितना आ जाएगा, 720 रुपए सेलिंग प्राइस आएगा। और इसी के साथ सी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। सी दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए कर लोगे, ये भी आसान सवाल था। आगे बढ़ते, अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इस पर आप लोग एक बार आ जाइए। करे, एक संस्थान में 30 छात्रों के एक बैच ने बुद्धि परीक्षण लिया, उनमें से 20 ने औसतन 75% 75 अंक प्राप्त किए और शेष छात्रों ने 87 अंक प्राप्त किए। तो छात्रों के पूरे बैच का औसत स्कोर क्या है। तो औसत स्कोर निकालूंगा, 20 बच्चों ने करे हैं 75 नंबर प्राप्त प्रत्येक ने, और प्लस बाकी के 10 बच्चों ने करे हैं 87, और टोटल बच्चे कितने हैं, 30। तो सभी का एवरेज आपको निकालना है, तो ये आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। 75 की 20 में गुणा करूंगा यानी कि 1500 आपका आ जाएगा, प्लस इसकी गुणा करूंगा तो 870 आएगा, डिवाइड बाई 0। देखो इस जीरो से जीरो कट जाएगा, 150 और 87 आप लोग का होता है, यानी कि 237 डिवाइड बाई 3। तो 3 सते 21, 3 हम 27, यानी कि सभी का जो औसत निकल कर आएगा वो 79 है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना।
पहला ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। क्लियर है जी? आगे बढ़ जाते हैं। चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं। ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है आप लोगों के सामने, इसको देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सवाल कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू आपको निकालनी है, सॉल्व करते। तो इसको करूंगा 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। इसको गुणा में अगर कर दूंगा तो ऊपर 9 आएगा, नीचे 4 आएगा, गुणा p बाई 9 आएगा, इक्वल टू इसको देखते हैं 4 एकम 4 और एक 5, 5/4 आ जाएगा, गुणा 2/3 आएगा और गुणा 6 आ जाएगा, है ना। अब सॉल्व करते हैं। इस 9 से 9 कट गया, बाकी क्या बच गया, बाकी ये बचेगा 4 और 3 से 4 और 3 कट गया, ठीक है ना। इस 5 से 5 कट गया, यानी कि p बराबर 6 गुणा 2 यानी कि 12 आ गया। जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 12 आ गया p बराबर। पहला ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है। p इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स a, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस। क्लियर। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। सुंदर ने महेश को 6,000 रुपए की राशि 10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार दी, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो 2 वर्ष के अंत में राशि कितनी होगी आप लोगों को बताना है। आपका जो ब्याज है वो कंपाउंडेड है। अगर रेट आपकी 10% है और 2 सालों की बात कर रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही, तो इफेक्टिव रेट यहां पर हम लोग निकालते हैं। इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं? सक्सेसिव के फॉर्मूले से, यानी कि 10 + 10 गुणा 10 गुणा 10/100, है ना। टोटल आपकी इफेक्टिव रेट आएगी 21%। आप यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो 6,000 रुपए का 21%, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, 21 छिका 126 यानी कि 1260 रुपए। तो 6,000 रुपए पहले आपका क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट। 1260 रुपए आपका क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो जोड़ दूंगा दोनों को तो आपका निकल कर आएगा 7260 रुपए, यानी कि जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोगों के सामने। 19% छूट पर एक पुस्तक का विक्रय मूल्य ये है, अंकित मूल्य बताना है। अब देखो, अगर मार्क प्राइस मान लो कि 100 है, अब इस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है 19% का, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका 81। इस 81 की वैल्यू कितनी आएगी? 453.60 रुपीज के बराबर आ जाएगी। तो 100 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है, 100 यूनिट की वैल्यू को, ठीक है ना। 81 से चला जाएगा, 8 पंजे 40, 405 पर चला गया, तो कितना बच गया? 48.60 बच गया। तो 6 बार आप लोगों का चला जाएगा, ठीक है ना, 6 बार। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कि 5.6 टाइम चलेगा। तो 5.6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मार्क प्राइस इसका हो जाएगा यहाँ पर 560 रुपए। जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये बड़ा आसान सवाल है, बच्चे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये लीजिएगा, इस क्वेश्चन पर आप लोग आओ, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। करें इस सवाल को। देखो, कह रहे कि कुमार का वेतन 30,000 रुपए प्रति माह है, वह इसमें से 25% भोजन और किराए पर, शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, लेकिन वह आयकर का भुगतान करने पर अपने कुल वेतन का 5% भुगतान करता है, और इन 3 कटौतियों के बाद वह 8,000 रुपए को बचाता है। उसकी बचत के बाद उसके पास कितनी राशि उपलब्ध है? देखो, स्टार्टिंग में था मेरा भाई इसके पास 30,000 रुपए, इसमें से क्या करा वह? 25% भोजन और किराए पर, है ना, इसका 25% खर्चा कर दिया। इसका 25% 7,500 रुपये होता है। बचा कितना? 22,500 बचा, है ना। 22,500 का उसने शिक्षा पे खर्च करा है 20%। इसका जो 20% होता है यानी 4,500 रुपये, तो यानी कि उसके पास बचा अब 18,000 रुपये। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन वह आयकर का भुगतान करने पर अपने कुल वेतन का 5% भुगतान करता है। तो इस कुल का यानी कि 30,000 का जो 5% होता है, तो वो कितना होता है? 1,500 रुपये, है ना। 1,500 रुपये होता है इसका भुगतान, यानी कि 1,500 रुपये यहां से और कम हो गए, तो कितना बच गया आपका? 16,500 रुपये बच। अब उसके पास 8,000 रुपये बचते हैं, है ना। अब 16,000 में से 8,000 रुपये तो यहाँ पर बच गए उसके पास, और यहाँ कितने बचे? 8500। तो सवाल में क्या बोल रहे हैं? 8,000 रुपये बचाता है, उसकी बचत के बाद उसके पास कितनी धनराशि उपलब्ध है? तो 8,000 तो बचत है, यानी कि अब उसके पास 8,500 रुपए की धनराशि अभी भी उपलब्ध है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर।
ठीक है, आसान है ना, कर लोगे ना, सभी कर सकते। आगे बढ़िए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, ये आप लोगों के सामने, इसका जवाब दीजिए। करें, आपको दे दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 416, एक्स प्लस वाई बराबर 8, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 के बारे में आपसे पूछ। ठीक है, अब देखो मैं निकाल सकता हूं यहाँ पे कि x प्लस वाई का जो होल क्यूब है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस का 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब 416, एक्स प्लस वाई यानी कि 8 का क्यूब और माइनस का 3 इंटू एक्स वाई और इंटू ए। क्लियर, तो यहाँ पर 8 3 24 यानी कि 24 XY इक्वल टू 8 की पावर 3 512 माइनस 416। कितना, 512 में से अगर 416 को माइनस करोगे, है ना, आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, यानी कि इसमें से 416 को अगर आप लोग माइनस करोगे, है ना, तो आपका निकल कर आएगा 96, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू 96/24 बराबर 4 आ गई एक्स वाई की वैल्यू। एक्स इंटू वाई इक्वल टू 4 निकल कर आ गई। अब आपसे क्या पूछता है कि एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ठीक है ना, तो यहां से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालूंगा। ये आपका निकल कर कितना आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, है ना, ये आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा, यही आपका निकल कर आ रहा है ना। जल्दी से एक बार आप लोग बताइएगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा, है ना। 24 × 96 एक्स इंटू वाई 4 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ रहा है ना, 4 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 2XY के बराबर। तो यह आपका आएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 गुणा 4 यानी कि 8 यानी कि 56 आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहां से एक्स की पावर 4 और प्लस वाई की पावर 4 निकालू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, और माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसके फॉर्मूले को ओपन करूंगा तो यह आपका निकल कर आएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसी बात को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, यानी कि इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये वैल्यू मुझे यहाँ पे निकालनी है, ये कितना आ गया 56 का स्क्वायर और माइनस का 2 गुणा एक्स वाई 4 है, एक्स वाई का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, है ना। तो 56 के स्क्वायर में से 32 आप लोग माइनस करिएगा। ठीक है ना, तो बेटा 56 के स्क्वायर भी देख लेते हैं कितना होता है। तो 56 के स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि कैसे निकालेंगे, दो तरीके है। 56 गुणा 56 मैं आपको बता देता हूँ। देखो 56 के स्क्वायर निकालने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि 56 गुणा 56 कर दो, तो 6 चंग 36 आ जाएगा, बचेगा आप लोगों का 3, 6 बजे 30 और 30 60 और 3 63, तो बचेगा आप लोगों का 6 और 5 बजे 25 और 6 आपका 31। एक तो तरीका ये है। एक ये है 56 का स्क्वायर जब निकाल रहा हूँ, अगर इसमें से 6 माइनस कर दो तो 50 आएगा, है ना, और इसमें जो माइनस करा उसे जोड़ दो तो आपका 62 आएगा। 62 गुणा 50 कितना होता है, 62 गुणा 50 को लिख दूंगा 100/2, यानी कि 3100 आपका आ गया। अब इस 6 का स्क्वायर जो जोड़ा है घटाया था, यानी कि 36 आ गया, तो यानी कि आपका जवाब आएगा 3136। समझ में आ गया, तो 56 का स्क्वायर 3136 के बराबर होता है। अब देखो अगर ये आपका 3136 के बराबर है -32, तो जवाब आपका निकल कर आएगा 3104 और यही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 3104 डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है जी, चलिए बहुत बढ़िया। 21 सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सॉल्व करना है। इसको अगर ए मान लू ए क्यूब, यहाँ पे भी ए माना जाएगा, इसको बी मान लेता हूँ, तो ये आपका देखो 32 को तो मान रहा हूँ यहाँ पर ए और 12 को क्या मान लो यहाँ पे बी, ये मान लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका बनेगा ए क्यूब माइनस का 3 ए स्क्वायर बी और प्लस का 3 ए बी स्क्वायर और माइनस का बी बी क्यूब। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब। क्लियर है, तो ये आपका 32 माइनस 12 का होल क्यूब, तो आपका बेटा 20 का होल क्यूब, और 20 का होल क्यूब कितना होता है आप लोगों का 8000 के बराबर होता है, और जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 का होल क्यूब यानी कि 8000, दैट मीन्स ए होगा सवाल का करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22।
जहाज 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निशान की ओर जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। जहाज के चलने की औसत गति, यानी कि दोनों केस में जहाज सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अगर डिस्टेंस सेम हो तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो आपकी क्या होती है, यानी कि 2 गुना पहले वाली स्पीड 15 गुना दूसरी स्पीड 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10। 15 10 25 होता है, तो 5 से 3 और 5 से 25 5 बार जाएगा, 5 से 10 2 बार, 2 दिए 6 6 दूनी 12, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ये होगा सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग देखिए। एक महिला अपने आय का 25% खर्च करती है, उसका जो व्यय है वो 1250 है, तो इनकम बताना है। यानी कि 25% खर्च कर रही है और 25% की वैल्यू 1250 दे दी। इनकम कितनी होती है, 100% होती है। इसका 4 गुना है भाई इनकम। बेटा इसका जो 4 गुना होगी कितना आ जाएगी आप लोगों की, 5000 रुपये। इनकम कितनी है उस महिला की, 5000 रुपये। बड़ा आसान है भाई, इनकम कितनी है, 5000। आगे बढ़ते हैं 24th देखिएगा आप लोग, इस पर आप लोग एक बार जल्दी से आइएगा। 3 शहर ए बी सी इस प्रकार अवस्थित है कि यदि उनकी सीधी रेखाओं से जोड़ा जाए तो वे एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बनाते हैं। राशि ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और सी से ए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान राशिद की औसत गति क्या है आपको बताना है ना। यानी कि इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे दे रखे है, इस तरीके से। ये एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, जिसमें ए बी बी सी और सी ए बराबर है। ये तीनों साइड्स आपकी इक्विलेटर ट्रायंगल की है। ए और बी के बीच की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी और सी के बीच की जो स्पीड है वो आप लोगों की 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। सी और ए के बीच की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। यानी कि ए बी बी सी और सी ए के बीच की डिस्टेंस बराबर है। एवरेज स्पीड यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ, है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम एक काम करेंगे यहाँ से एवरेज स्पीड निकालने में, है ना। अगर मैं कहूँ कि 40 60 और 72 का एलसीएम बता दो तो आप कहोगे सर जी 360 होता है। 360 किलोमीटर मैंने मान लिया कि इन सभी की जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है। क्या लिया है इन सब का एलसीएम, एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं। टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 3 गुना 360। अगर मैं कहूं कि ए से बी तक आने में कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 60 बटे 40 आएगा, प्लस 360 बटे बी से सी तक का समय 60 आएगा, और सी से ए तक का समय 360 बटे 72 आएगा। 40 से 9 बार जाएगा, 60 से 6 बार जाएगा, और 72 से आपका 5 बार। 9 और 6 15 और 5 20। 20 से अगर इसको डिवाइड करूंगा तो यह आपका लगभग निकल कर आएगा 2 0 18 54। 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड निकल, है ना। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या करा मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बता रखा आपको सवाल में कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। मुझे पता है कि ए बी के बीच की स्पीड 40 है, बी सी की स्पीड की 60 है, सी ए के बीच की स्पीड 72 है। तीनों की डिस्टेंस बराबर होगी ए बी बी सी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में बराबर होती है। तो क्या इनकी बीच के डिस्टेंस को मैं एज्यूम कर सकता हूँ, तो मैंने एज्यूम करा 40 60 और 72 का एलसीएम 360। मैंने माना कि ए बी ई सी और सी ए इन सभी की जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर के बराबर है। तो मैं निकालूंगा एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 360 360 360, 3 बार जुड़ेगा तो 3 गुना 360। अब ए से बी तक कितना समय लगेगा, समय होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 360 बटे 40, प्लस बी से सी तक कितना समय लगेगा, 360 बटे 60। सी से ए तक कितना समय लगेगा, 360 बटे 72। समय लगा 20 घंटे का। 3 गुना 360 बटे 20 बराबर होता है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि एवरेज स्पीड होगी राशिद की 54 किलोमीटर प्रति। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, आखिरी सवाल आप लोगों के। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 75 है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी, 75 बटे 3 यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल बताओ। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है आपका √3/4
भुजा की पावर 2 यानी कि 25 की पावर 2। तो जवाब आएगा 625√3 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस। तो बताइएगा आपको आज का पेपर ये कैसा लगा, और ये पेपर आपका 8 जून शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ कि पसंद सभी को आया होगा, और इसी तरह मैं आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा और सभी को पेपर हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। और आज की इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया गया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक।